हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय आय से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 43 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निवल देशीय उत्पाद, या फिर बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय निकलता है ना वो फैक्टर पोस्ट में निकलता है। तो यहाँ पे जहाँ पे मूल्य दिख रहा है उसको तो हटा दीजिए पहले तो, ठीक है, ये मूल्य नहीं होगा। अब बात करें हम लोग, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा या फिर साधन लागत पर निवल देशीय उत्पाद होगा। तो याद रखिएगा देशीय उत्पाद नहीं होता, राष्ट्रीय उत्पाद होता है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसी का शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं NNP, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी। दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, या परिवर्तित रहेगी, या फिर कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करेगी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपरिवर्तित रहेगी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय जो है वो अपरिवर्तित रहेंगी। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे कीमत भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साथ में मौद्रिक आय भी बढ़ रहा है। आपका इनकम के साथ साथ देखेंगे कीमत भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका जो इनकम होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यदि सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है, यदि सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, या फिर विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, या फिर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। तो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पे जो अलग सबसे दिख रहा है वो दिख रहा है बी ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता ले रहे हैं, ठीक है, उसमें कहते हैं हम वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सैद्धांतिक रूप से नहीं कर सकते कि आर्थिक विकास हमने की है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से आप तो कर्ज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था। अमर्त्य सेन द्वारा, यशवंत सिन्हा द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, या फिर मनमोहन सिंह द्वारा। सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यह विचार की भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, है ना। तो ये व्यक्त जो किया गया था, ये बात ये किसके द्वारा कहा गया था, ये विचार किनका था। तो याद रखना ये विचार था अमर्त्य सेन का, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, पहला ऑप्शन दिया हुआ है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होंगी, या फिर कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, या फिर सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, या फिर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होंगी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, ठीक है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं, ठीक है, फाइनल जो गुड्स होता है और जो सर्विस होते हैं उसके मौद्रिक मूल्य के ही बराबर होंगी राष्ट्रीय आय, ठीक है। किसी भी देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी के बराबर होता है राष्ट्रीय आय। यदि सिंपल से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या है, तो आपको बताना है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है, जैसे कहने मतलब ये है कि अगर हमने क्या किया, गन्ना की खेती की, ठीक है, इसे हम लोग मार्केट में बेच दिए, ठीक है, अब बेचे होंगे मान लेते हैं 10,000 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या किया, मार्केट जाकर इसको चीनी बनाए, चीनी बना के उसको हम लोग क्या किए 11,000 में बेच दिए। अब ये चीनी से जाकर के तो केक वगैरह कोई बना रहा है, ठीक है, और भी सब कुछ प्रोडक्ट मिला करके, तो यहाँ पे देखेंगे चीनी से कुछ और बनाया जा रहा है। तो यहाँ बनाने के बाद मान लेते हैं इसको हम 12,000 में बेच दिए। तो ये रेट कौन लिया जाएगा, जब हम नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे होंगे तो कौन सा रेट लेंगे हम, 10,000 लेंगे, 11,000 लेंगे या 12,000 लेंगे। तो आपको याद दे रखना है ये 12,000 लिया जाएगा, ना कि 11,000 10,000, क्योंकि देखेंगे 12,000 में ये 10,000 भी शामिल है, 11,000 भी शामिल है, और 12,000 में तो शामिल तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट बढ़ा है वो भी लिया गया है, और जो एक्चुअल में जो 10,000 रेट था वो भी इस पर इंक्लूड है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य है ना, अंतिम वस्तु मेरा कौन सा बना, यहाँ पे जो हम बनाते चीनी की बात, जो भी कुछ बनाते केक वगैरह जो भी बना रहे थे, तो उसका जो अंतिम जो वैल्यू होगा उसका रेट लिया जाएगा, उसका मौद्रिक वैल्यू लिया जाएगा, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? हमारे देश में देखा जाए तो तीन तरीके से घरेलू उत्पाद को गणना किया जाता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 3 तरीके से मापा जाता है, उसमें से एक विधि बताना है कौन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं है वो है ह्रासमान लागत विधि। ठीक है, उत्पादन विधि है, आय विधि से भी मापा जाता है और व्यय विधि से भी मापा जाता है। ह्रासमान लागत विधि से ये हमारा राष्ट्रीय जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको मापा नहीं जाता है, गणना उसको नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 3 विधि याद रखना है आपको, उत्पादन विधि, आय विधि और एक है व्यय विधि। नेक्स्ट है, निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। बताना वो किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो श्रम की जो भागीदारी है वो कम है, क्या कारण है? मजदूरी की तुलना में कीमतें कम हैं, या फिर कीमत की तुलना में लाभ कम है, या फिर लाभ की तुलना में कीमतें कम हैं, या फिर कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो श्रम की भागीदारी कम है, वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे कीमत की जो तुलना है ना, कीमत की तुलना में मजदूरी कम है। कीमत की तुलना में मजदूरी हमारे यहाँ बहुत कम है, बेरोजगारी भी तो ज़्यादा है। ठीक है, एक तरह से देखेंगे कि हम लोग जितना काम करते हैं उसके बदले उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो वही कारण है कि हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की जो भागीदारी है बिल्कुल कम है। ठीक है, और देश विकास जो देश है, विकसित जो देश है, उनके तुलना में देखेंगे तो हमारे यहाँ श्रम की जो भागीदारी बिल्कुल कम है। बहुत सा मोटा मोटी देखेंगे, आज की भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टरों में देखेंगे कि जो वेतन मिलना चाहिए वो वेतन मिलता नहीं है, वो सैलरी मिलता नहीं है, और उसके बावजूद देखेंगे कि काम भी बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। जहाँ करवाना 6 घंटा 8 घंटा, वहाँ पर 12 घंटा 14 घंटे की ड्यूटी करवाया जाता है। तो कह सकते हैं कि कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, कॉमन सा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे साइमन कुजनेट्स। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो ये जीडीपी से संबंधित है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बस इसको याद कर लीजिए कि हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट जो है वो जीडीपी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, इन्होंने ही एलपीजी की नीति लेकर के आए थे ना, याद होगा। एलपीजी क्या होता है इसका मतलब? अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, और कब आया था ये? ठीक है, किस में? ऑप्शन आपको दे देते हैं, 1990, 91, 92, 3 डेट दिए हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक जो उपयुक्त माप है वो क्या है ना? कल का वीडियो में लोग देखे थे ना कि आर्थिक वृद्धि क्या होता है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में कितना अंतर है, हम लोग कल देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे वीडियो जाके देखिए, आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या प्रति व्यक्ति उत्पाद? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रति व्यक्ति उत्पाद। ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है ना, कि किसी भी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, उससे पता चलता है कि कोई भी देश कितना उसकी आर्थिक वृद्धि क्या है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है ये? तो पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है कि उस देश का, किसी देश का उस भौगोलिक सीमा के अंदर में कितना इनकम हो रहा है एक वर्ष में, और वहाँ के कितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि टोटल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, या फिर बेरोजगारी की दर से? सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे प्रति व्यक्ति उत्पाद था ना, तो टोटल यहाँ प्रोडक्ट जो होगा ना उसको डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, तब प्रति व्यक्ति उत्पाद निकलेगा। यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे प्रति व्यक्ति आय तो टोटल इनकम में से हम क्या करेंगे, जो भी मतलब जितना टोटल पॉपुलेशन है उसे डिवाइड करेंगे तब प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। ठीक है, तो दोनों थोड़ा सा अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था? कौन व्यक्ति थे?
जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले भारत में मापी थी? एम.जी. रानाडे ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, आर.सी. दत्त ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले पर कैपिटा इनकम को मापी थी, जो उन्होंने उस समय 20 रुपया बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सवाल है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? C.R. राव, P.C. महानबोलिस या फिर V.K.R.V. राव या फिर K.N. राज? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे P.C. महानबोलिस, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से, किस दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? D.R. गॉडगिल, V.K.R.V. राव या मनमोहन सिंह या फिर Y.V. अलग? हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय मापने का काम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय को किसने मापा था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, V.K.R.V. राव, ठीक है। वैसे ध्यान रखिएगा, वो तो जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने प्रति व्यक्ति आय की माप की थी, जो 20 रुपया निकला था, ठीक है। और यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टि से क्या मापने की बात हो रहा है? नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से मापने वाले व्यक्ति कौन थे? V.K.R.V. राव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है? ठीक है, आय विधि, व्यय विधि, निवेश विधि, मूल्यवर्धित विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, निवेश विधि। निवेश विधि राष्ट्रीय मापने की विधि नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पे 3 नाम देखने को मिलता है। क्या क्या? एक तो आपको CSO देखने को नाम मिलेगा, ठीक है, एक आपको मिलेगा NSSO, ठीक है ना, और एक नाम मिलेगा आपको यहाँ पे NSO, ठीक है, NSO। तो ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि CSO का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, CSO का स्थापना हुआ था 1951 में, ठीक है, जबकि NSSO का स्थापना हुआ था 1950 में, और ये दोनों को मर्ज करके फिर एक बनाया गया था 2019 में NSO, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? सवाल है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक, या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण? तो याद रखना है आपको यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, RBI और NSO, ये दोनों का काम है पूंजी निर्माण के आंकड़े को एकत्रित करना, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? मध्यवर्ती वस्तुएं, उपयोग में लाई गई कार बिक्री, या फिर स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर, या फिर ऋणात्मक बहताएं, यानी कि लायबिलिटी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर, ठीक है, स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर ये राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, या फिर उस देश में जनसंख्या वृद्धि होती है, या फिर उस देश में पूंजी निर्माण होता है, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो याद रखिएगा, उस देश में पूंजी निर्माण होता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से तब होगी जब उस देश में पूंजी का निर्माण होगा, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से तो होगा नहीं, है ना, इसे तो खैर कभी नहीं होगा। तकनीक की सिर्फ प्रगति करने से समृद्धि नहीं हो सकता है,
ठीक है, और व्यापार की मात्रा बढ़ाने से नहीं होगा। सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन, उस देश में पूंजी निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है, क्या है? किराए से आय, ब्याज से आय, या फिर लाभ से आय, उपयुक्त में से सभी। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे देखिए बिना मजदूरी के ही आप लोग क्या कमा रहे हैं, आय कर ले रहे हैं। आय पर मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे आय का एक स्रोत मिल जा रहा है, किराए से आय। ठीक है, यहाँ पे कोई मजदूरी नहीं किया जा रहा है, ब्याज से भी, इंटरेस्ट से भी कोई इनकम हो जा रहा है, या फिर कोई प्रॉफिट से आय हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, या फिर प्राकृतिक संसाधनों की कमी। बताना यहाँ पे कौन सा लक्षण जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पे कमी नहीं है। ठीक है ना, तो ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास जोड़ करके, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास घटा करके, या फिर सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को जोड़ करके। तो याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटा करके शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा है वो बताना है किसका है? जमा धनराशियों का, भौतिक परिसंपत्तियों का, करेंसी का, या फिर शेयर्स और डिबेंचर्स का। तो याद रखिएगा, भौतिक परिसंपत्तियों का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? ऊंची जमा दर, या फिर विदेशी सहायता का नीचा स्तर, या फिर नीचा पूंजी बाय उत्पाद अनुपात, या फिर ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ऊंची पूंजी और उत्पाद अनुपात, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में क्या शामिल किया जाता है ये आपको बताना है। मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतरण अदायगी, 100 उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं, या फिर काला धन और अवैध आय। सही आंसर हो जाएगा 100 उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो याद रखिएगा दिए गए ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का देखेंगे कि औसत प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? आय का घटक नहीं है, कौन नहीं है ये बताना है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति, ब्याज, निगम कर, या फिर किराया। सही आंसर है कॉर्पोरेट टैक्स, ये आय का घटक नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप में बढ़ेगी यदि, किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो, या फिर मुद्रास्फीति की दर ऊंची हो, या फिर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही हो, या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। बताना है आपको कि किस अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि मुद्रास्फीति की दर जब ऊंचा होगा तो मांग तो कभी घटेगा, बढ़ेगा नहीं, है ना। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, तो राष्ट्रीय आय में यदि वृद्धि होगा तो क्या मांग बढ़ेगा? बढ़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से बढ़ेगा ये कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से हो रही हो, अगर जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रहा हो तो ये मांग में वृद्धि होगा, लेकिन निश्चित रूप से नहीं हो सकता। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में यदि वृद्धि हो रहा है तो निश्चित तौर पर देखेंगे वहाँ पे आपका मांग निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो निश्चित रूप से मांग क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय के बारे में आप सोच सकते हैं कि ये क्यों नहीं होगा,
लेकिन राष्ट्रीय आय में देखिए कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय पूरा देश का पूरा टोटल इनकम है। टोटल इनकम से देखेंगे कि हो सकता है किसी का इनकम उसमें से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय देखिए जब निकालेंगे तो मोटा मोटी देखेंगे कि प्रति आय का मतलब ये हुआ कि हर एक आदमी का, तो जब इनकम हर एक आदमी का बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मांग तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक देश की घरेलू आर्थिक सीमा में सम्मिलित होती हैं भौगोलिक सीमा, वायुमंडल सीमा, राजनीतिक सीमा या सामुद्रिक सीमा। तो याद रखिएगा एक घरेलू आर्थिक सीमा के अंतर्गत ये सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पर्सनल डिस्पोजल इनकम पर पहुँचने का सूत्र क्या है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि व्यक्तिगत आय में हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत कर को घटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत प्रायोज्य आय। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था हेतु होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता है। कहता है उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है, कारण क्या है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो कारण है वो है उच्च पूंजी ऊंचा उत्पाद अनुपात। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 1% से बढ़कर कितना % कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 2.5 से 3% के आसपास। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यहाँ पे याद रखना है सर्विस सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र का देखेंगे राष्ट्रीय आय में प्रमुख स्रोत है, इसका प्रमुख मान सकते हैं कि इसका जो है मतलब कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर से। हाँ, ये सवाल अगर पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में रोजगार में लगे हुए हैं तो तब होता कृषि क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सकल मूल्यवर्धन GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, की अवधारणा को किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ये वर्ष 2015-16 में इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 36 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या है मुद्रास्फीति, अल्प रोजगार, अल्प बचत या फिर असंगठित क्षेत्र। तो याद रखिएगा असंगठित क्षेत्र का सही आंसर है। एक सबसे बड़ा समस्या हमारे देश में है कि हम राष्ट्रीय की गणना अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनका इनकम हम अच्छे सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अनुमान हमेशा सही होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवर्धित वैल्यू एडिशन शब्द को सही स्पष्ट करता है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे किसी फर्म का निवल योगदान, किसी फर्म का निवल योगदान जो होता है वो मूल्यवर्धित शब्द को सही स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है। भारत में राष्ट्रीय आय मापने का जो आधार है, वह आधार वर्ष है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो ये इसका सही आंसर है 11-12। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो सबको पता है बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में एक वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर होता है, कब से कब तक होता है। तो ये होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून, 24 अप्रैल, 29 जून या फिर 4 जुलाई। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 29 जून। याद रखिएगा ये क्वेश्चन VVI है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये किसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए मुझे
कि किस व्यक्ति के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है MCA 21 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? MCA 21 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? भारी उद्योग मंत्रालय, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय, या फिर पर्यावरण मंत्रालय? अगर आपसे कोई पूछे कि MCA 21 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और ये 2006 में आया था। ठीक है, कब आया था? 2006 में इसको लाया गया था। ठीक है, और ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है आपका कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से। ठीक है, क्योंकि मैंने फुल फॉर्म बताया ना, क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, तो ये बी ऑप्शन से संबंधित हो जाएगा। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 43 MCQ राष्ट्रीय आय से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।